Hello everyone, welcome to our channel Rasayan Tech. So, in continuation of the lecture series on diffusion, today we will start with the lecture number 4. So, today's topic is types of equilibrium. As I already told you in the beginning of this topic, that equilibrium is a state where there is no net movement of particles take place between two phases, okay, or there is no net exchange take place between any two system, can also be said like that. So mechanical equilibrium, basically there are three types of equilibrium. So number one is mechanical equilibrium, thermal equilibrium and chemical equilibrium. ठीक है. So in mechanical equilibrium, pressure of two system become equal. In thermal equilibrium, temperature of two system becomes equal, and chemical equilibrium, chemical potential becomes same. These all 3 points we have discussed earlier also. So we will move to the next points. In mass transfer operation, usually there are two phases which are brought in contact for the transfer of constituent materials from one phase to another phase. So मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल. मैकेनिकल के अंदर हमारे पास प्रेशर सेम होता है, थर्मल में हमारे पास टेम्परेचर सेम हो जाता है, ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल पोटेंशियल दो सिस्टम्स का सेम हो जाता है, ठीक है. जब भी हमारे पास मास ट्रांसफर होता है तो क्या होता है कि दो फेजेस होते हैं, ठीक है. आपको पता है मास ट्रांसफर दो फेज के बीच में होता है, तो वो आपस में कांटेक्ट में लाए जाते हैं, ठीक है. और जो भी जिसका भी कंसंट्रेशन या फिर जिसकी भी अमाउंट कम होगा, जिस भी साइड, उस तरफ उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. सो इफ टू फेजेस कम टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, द नेट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल सीजेस. बेसिकली इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट होता है जब दोनों साइड, हमारे दोनों फेजेस में या फिर दोनों सिस्टम्स के अंदर हमारे जिस भी चीज़ का ट्रांसफर हो रहा होगा उसका कंटेंट अगर सेम हो जाता है, तो हमारा वो स्टेट जो होता है उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम का स्टेट कहते हैं, जहाँ पर हमारा जो भी नेट मूवमेंट हो रहा होता है जिस भी चीज़ का, जिस भी मटेरियल का, जिस भी मटेरियल का, किसी मतलब टेम्परेचर का, प्रेशर का, जिसका भी मूवमेंट हो रहा होता है वो हमारा रुक जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज, ठीक है, या फिर इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. अब हमने ये तो देख लिया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, हमने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम किस स्टेट को कहते हैं. तो इक्विलिब्रियम को डिस्क्राइब करते हुए कुछ साइंटिस्ट ने, ठीक है, हमें कुछ लॉज दिए थे, ठीक है. तो जो दो बेसिक लॉ है इक्विलिब्रियम में, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें मास ट्रांसफर के पर्सपेक्टिव में पढ़ने हैं और जो बेसिक लॉज होते हैं इक्विलिब्रियम में, उसमें से दो मेन इंपॉर्टेंट लॉज जो हैं, उसमें सबसे पहला नंबर का लॉ जो है वो हमारा रॉल्स लॉ है, ठीक है. और रॉल्स लॉ को हम आइडियल गैस लिक्विड और वेपर लिक्विड सिस्टम के लिए भी मतलब कहते हैं, क्योंकि रॉल्स लॉ जो है वो हमारा आइडियल गैस के लिए वैलिड होता है, मतलब ये आइडियल लॉ है, ठीक है. आपको पता है कि साइंस में आइडियल और नॉन आइडियल चीज़ें होती हैं, ठीक है. जो हमारा रियल सिस्टम्स होते हैं वो सारे हमारे नॉन आइडियल होते हैं, ठीक है, और हमारे आइडियल सिस्टम्स अलग होते हैं, ठीक है. सो जितने भी हमारे लॉज दिए जाते हैं वो हमारे आइडियल सिस्टम के लिए दिए जाते हैं, ठीक है. तो रॉल्स लॉ जो है वो हमारा आइडियल गैस लिक्विड सिस्टम के लिए है, मतलब एक गैस और लिक्विड का सिस्टम है या फिर वेपर लिक्विड का सिस्टम है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए रॉल्स लॉ डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है. रॉल्स लॉ जो है जैसे मैं बताया कि वो आइडियल सोल्यूशंस के लिए डिस्क्राइब किया जाता है, और इस लॉ को फ्रेंच केमिस्ट थे फ्रांसिस्को मारियल रॉल्ट, इन 1887 में उन्होंने ये रॉल्स लॉ दिया था, ठीक है. तो उन्होंने स्टेटमेंट क्या बोली थी, उन्होंने स्टेटमेंट बोली थी, द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन at a given temperature is equal to the product of its vapor pressure in pure state and its mole fraction in liquid phase. बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि जो इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का होगा किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे, वो जो है हमारा, सॉरी, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट विल बी इक्वल टू, जो हमारा पार्शियल प्रेशर होगा, इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर, दैट विल बी इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर, वो उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है, इन प्योर स्टेट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज. सो इसको हम अभी आगे समझेंगे भी, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट के हिसाब से समझना चाहें तो बेसिकली इतना कहा जा रहा है कि किसी भी कंपोनेंट का, ठीक है,
किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसी टेम्परेचर पे जो भी पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, जो भी पार्शियल प्रेशर होता है वो उस कंपोनेंट के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है इन प्योर स्टेट, ठीक है। उसको और डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेनेशन। सो अब हम एक बात एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास ए बी है, ठीक है। कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी इन अ कंटेनर बिकॉज ए एंड बी आर बोथ वोलेटाइल, दे वुड बोथ पार्टिकल्स ए एंड बी इन द वेपर फेज। सो हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास बोथ ए और बी के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है। और दोनों ही ए और बी जो कंपोनेंट है वो कैसे हैं, हमारे वोलेटाइल कंपोनेंट्स। वोलेटाइल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जो वेपर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं और दोनों के वेपर्स क्रिएट होंगे और जो भी स्पेस है अबव द लिक्विड सरफेस, ठीक है, ये क्लोज कंटेनर है और जो भी स्पेस है अबव द लिक्विड सरफेस उसके अंदर वो फिल हो जाएंगे, क्योंकि उनके वेपर्स जो है कम्प्लीटली इस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्पेस है इसके अंदर हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट के वेपर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ए के भी और बी के भी, ठीक है। और वो दोनों वेपर्स जो है इस जो हमारे पास ये वाटर का सरफेस है, एक मिनट, ये जो वाटर का सरफेस है उसके ऊपर एक पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। कैसा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। सो तो यहाँ पर तो क्या था कि हमारे पास दोनों ही कंपोनेंट्स एक ही कंटेनर के अंदर मिक्स हो रखे थे, ठीक है। अगर हम ऐसा सिचुएशन अज्यूम करें कि हमारे पास केवल प्योर ए है, ठीक है, कोई भी बी नहीं है, हमारे पास केवल और केवल प्योर, एक्चुअली मेरा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा है इसलिए सॉरी, कोई बात नहीं, समझना ही है हमें। हमारे पास केवल और केवल प्योर ए है, ठीक है, और कोई भी बी हमें उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास केवल ए के ही वेपर्स बनेंगे और वो ए के ही वेपर्स हमारा वेपर प्रेशर अप्लाई करेंगे सरफेस के ऊपर। तो अगर हमारे पास केवल ए लिक्विड है, ए मतलब ए कंपोनेंट है और वो वोलेटाइल है, तो उसी के वेपर्स बनेंगे और वही वेपर्स उस ए जो लिक्विड है उसके सरफेस पे पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। सिमिलर केस होगा बी के साथ भी, प्योर बी के साथ भी। तो प्योर ए और प्योर बी दोनों ही अलग अलग कंटेनर्स के अंदर है। अब हम उन अब दोनों के अंदर अलग अलग वेपर प्रेशर्स बन रहे थे ए और बी के, ठीक है, और जो उसके सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे प्योर फॉर्म में थे ये दोनों। अब जब हमने इन दोनों कंटेनर्स के सॉल्यूशंस को, कंपोनेंट्स को एक ही कंटेनर में मिक्स कर देते हैं, तब क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड है उसके अंदर दोनों के पार्टिकल्स हैं, ए के भी पार्टिकल्स हैं, बी के भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और जो अब हमारे पास वेपर्स बनेंगे, ठीक है, सरफेस के ऊपर जो वेपर्स एक्सर्ट लगाएंगे, फोर्स एक्सर्ट लगाएंगे, और जो सरफेस के ऊपर हमारे पास वेपर्स बनेंगे वो बोथ ए और बी के दोनों के वेपर्स बनेंगे, ठीक है। उसके अंदर ए के भी कंपोनेंट्स होंगे वेपर्स के अंदर, बी के कंपोनेंट्स होंगे, और दोनों ही कंपोनेंट्स अपना जो भी प्रेशर होगा वो एक्सर्ट करेंगे, वेपर प्रेशर जो होगा वो एक्सर्ट करेंगे लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो कंबाइंड वेपर प्रेशर है वो एक्सर्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास नया प्रेशर एक्सर्ट होगा ईच ए एंड बी इज गिवन बाय रॉल्स लॉ एंड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द लिक्विड फेज। तो जो हमारा नया प्रेशर एक्सर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा नया प्रेशर एक्सर्ट होगा इसके ऊपर, इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर, दैट विल बी, सपोज अगर हम पी ले लेते हैं तो दैट पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ठीक है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर फॉर्म। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो हमारा पी ए जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, एक्स ए के फॉर्म में, और पी बी जो होगा वो एक्स बी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, वो हमारी होती है पी ए नॉट और पी बी नॉट। पी ए नॉट क्या होता है, पी ए नॉट जो होता है हमारा पार्शियल प्रेशर होता है ए का प्योर फॉर्म में, जब वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करता था तो वो जो पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था दैट विल बी पी ए नॉट। सो पी ए इक्वल्स टू एक्स ए पी ए नॉट एंड पी ए इक्वल्स टू पी बी इक्वल्स टू एक्स बी पी बी नॉट। तो दिस विल बी द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स विच विल बी अप्लाइड ऑन द surface of this liquid in this container where both the components are mixed together, ठीक है।
From Raoult's law, it is evidented as that as a mole fraction of a component reduces, its partial pressure also reduces in the vapor phase. तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर या फिर किसी कंपोनेंट के पार्टिकल्स कम होते हैं लिक्विड फेज के अंदर, तो मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कम होता है। तो जब मोल फ्रैक्शन कम होना मतलब उसके पार्टिकल्स कम हो गए, जब उसके पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो पार्टिकल्स वेपराइज कम होंगे, अगर वेपराइज कम होंगे तो वेपर्स में उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है वेपर फेज के अंदर। These are certain limitations of Raoult's law. Raoult's law is apt for describing ideal solutions. However, ideal solutions are hard to find. ठीक है, तो मैंने वही बोला कि आइडियल सिचुएशन के लिए Raoult's law दिया गया है या फिर डिस्क्राइब किया जाता है, और आइडियल सिचुएशन इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट और वेरी रेयर सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। सो ये एक लिमिटेशन है Raoult's law की। दूसरी लिमिटेशन क्या है, सिंस मेनी ऑफ द लिक्विड दैट आर इन द मिक्सचर डू नॉट हैव द सेम यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस टेंड टू डेविएट अवे फ्रॉम द लॉ। और ये वही चीज़ है, इसमें कुछ नया नहीं बताया गया, वो आइडियल सिचुएशन वाली बात ही बोली गई है कि जनरली जो हमारे में लिक्विड्स मिलते हैं, ठीक है, वो इस आइडियलिटी से डेविएट कर जाते हैं, ठीक है, इस लॉ से डेविएट कर जाते हैं क्योंकि उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती in terms of attractive forces, ठीक है, that's why they violate the Raoult's law. So these are few limitations of Raoult's law. So अभी हमने देखा Raoult's law और Raoult's law का explanation देखा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आपको इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप डाउट्स को डिस्कस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो दोनों लॉज हैं, अभी हमने रॉल्ट्स लॉ देखा, अब हम हेनरी लॉ देखेंगे। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज हैं और इनके ऊपर 2 मार्कर क्वेश्चन या फिर अगर 10 मार्कर क्वेश्चन भी AKTU एग्जाम में आ सकता है। 10 मार्कर आएगा तो दोनों ही लॉज आएंगे, रॉल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ। 5 मार्क्स के लिए आपको ये सारे स्टेटमेंट, फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूला और एक्सप्लेनेशन सारा डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है। लिमिटेशंस भी लिखनी होंगी। और अगर 2 मार्क्स में आया तो आपको केवल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। और ये आइडियल गैस लिक्विड और वेपर लिक्विड सिस्टम के लिए होता है, और मैथमेटिकल फॉर्म क्या है और किसने इसको दिया था, ठीक है। इतना ही आप लिख देना और बस, ठीक है। वैसे 2 मार्क्स में जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 10 मार्क्स में जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं AKTU में, ठीक है। बट आप प्रिपेयर ज़रूर करके जाएं क्योंकि कुछ नहीं पता कब कैसे क्या सिचुएशन हो जाए, ठीक है। और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, इट्स वेरी ईजी। अब नेक्स्ट लॉ है हमारा हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ भी इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप देता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, ये हमें नॉन आइडियल गैस लिक्विड सिस्टम के लिए देता है, ठीक है। वो हमें आइडियल, रॉल्ट्स लॉ में आइडियल सिस्टम के लिए देता था, ये हमें नॉन आइडियल सिस्टम के लिए देता था। तो ये हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हुआ क्योंकि हमारे पास जनरली सिस्टम्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे नॉन आइडियल सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक बात और बतानी थी आपको कि रॉल्ट्स लॉ का जो ग्राफ होता है, ठीक है, रॉल्ट्स लॉ का जो ग्राफ होता है वो हमारा कुछ इस टाइप से वेरी करता है, ठीक है। और हेनरी लॉ का जो होता है वो डायरेक्टली ऐसे वेरी करता है। सो हेनरी लॉ क्या में रिलेशनशिप देता है आइडियल नॉन आइडियल सिस्टम के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है इसका, स्टेटमेंट है इसका, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट वही बात बोली जा रही है। हम देखते हैं कि किसी भी सॉल्यूट गैस का, ठीक है, सॉल्यूट गैस का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, डिसॉल्व इन अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर कोई सॉल्यूट गैस है उसको डिसॉल्व किया गया है, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, लिक्विड के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सोल्यूट गैस अबव द लिक्विड सरफेस। वही सोल्यूट गैस का क्या पार्शियल प्रेशर है लिक्विड सरफेस के ऊपर, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सोल्यूट गैस का कंसंट्रेट, मतलब उस सोल्यूट गैस का मोल फ्रैक्शन उस लिक्विड के अंदर, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे,
मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से इज इक्वल, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं आना चाहिए, इससे पहले एक स्टेटमेंट आना चाहिए एक्स से इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी है, ठीक है। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है के ए, ठीक है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे प्रेशर के फॉर्म में तो हम इसे 1/KA लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 1/KA जो होता है, क्योंकि हमारा KA हमारा कांस्टेंट है तो 1/KA भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी 1/KA को हम HA के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, नोटेशन है ये। और ये HA जो है ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है और जिसकी वैल्यू 1/KA होती है, ठीक है। तो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूट गैस ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सॉल्यूट गैस ए के पार्शियल प्रेशर के दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। हेनरीज लॉ बहुत इजी लॉ है, ठीक है, बस समझने वाली बात है, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे दिख भी रहा है डायग्राम में कि अगर हमारे पास ये वाटर है, ठीक है, सपोज वाटर है और उसके ऊपर CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, पिस्टन अरेंजमेंट है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर पिस्टन लगी हुई है, ठीक है, और इंसुलेटेड है चारों तरफ से, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, और इसके अंदर वाटर फिल्ड है हाफ कंटेनर, और उसके ऊपर CO2 गैस है। अगर हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जितनी भी CO2 गैस है वो हमारे इस लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। तो उसका अमाउंट इस लिक्विड के अंदर, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा CO2 इस सरफेस के ऊपर उसके, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा होगा। अब वो पार्शियल प्रेशर कितना होगा, जितना प्रेशर हम ऊपर से एक्सर्ट कर रहे होंगे, जितना प्रेशर हम ऊपर से फोर्स या प्रेशर जो हम ऊपर से लगा रहे होंगे, बेसिकली वही प्रेशर यहाँ पर CO2 जो है उस वाटर सरफेस के ऊपर लगा रहा होगा, ठीक है। तो दैट प्रेशर विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ CO2 डिजॉल्व्ड इन दिस वाटर या लिक्विड, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ हेनरीज लॉ के बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स है, आप डेली लाइफ में देख भी सकते हैं, पेप्सी एंड अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। जितनी भी पेप्सी और जितनी भी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम ड्रिंक मतलब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली CO2 को हाई प्रेशर के अंदर, हाई प्रेशर एक्सर्ट करके CO2 गैस को हम अपने मतलब फ्लेवर्ड वाटर मतलब फ्लेवर्ड लिक्विड्स के अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, वहाँ पे भी हेनरीज लॉ आता है। क्योंकि हेनरी अब इसको देख सकते हैं आप कि अगर जैसे हम नया बॉटल लेकर के आते हैं कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है, उसके अंदर जैसे हम उसे खोलते हैं तो पहली बात तो जो जो हम बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की वो कम्प्लीटली कभी फिल्ड नहीं होती, आपने देखा होगा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ स्पेस ऊपर नेक के पास उसका रहता है अनफिल्ड, ठीक है। बेसिकली वो जो स्पेस होता है वहाँ पर CO2 गैस होती है, ठीक है, CO2 गैस फिल्ड हो रखी होती है और डिजॉल्व तो होती ही है और कुछ CO2 गैस ऊपर फिल्ड हो रखी होती है। तो फिर जब हम ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है कि जो भी गैस ऊपर फिल्ड हो रखी होती है वो एक्चुअली टाइटली पैक्ड होती है, हाई प्रेशर के अंदर पैक किया आता है, तो कुछ गैस ऊपर रह जाती है, ठीक है। जैसे हम ऊपर से प्रेशर रिलीज करते हैं उसके नॉब को, मतलब उसके कैप को ओपन करके, जैसे हम प्रेशर रिलीज करते हैं वो सारी गैस एस्केप आउट हो जाती है सराउंडिंग में, क्योंकि बाहर का जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 का जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है, रिलेटिव टू द प्रेशर इनसाइड दैट बॉटल। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारे पास गैस मूव कर जाती है, ठीक है, और वो हमें एक फिजी साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और अगर हम एक कैप को उस कैप को रिमूव करके रख दें ऐसी बॉटल को ओपन सराउंडिंग के अंदर, तो आप देखेंगे कि आफ्टर 1 और 2 आवर्स, ठीक है, या आफ्टर हाफ अ डे, आधे दिन के बाद हमारे पास क्या होगा कि वो जो फिजीनेस होती है हमारी कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितनी भी डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो अनडिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब हमने प्रेशर रिलीज कर दिया है हमारे पास। अब क्योंकि उसमें कैप आपने हटा दिया तो डायरेक्टली जो लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर हमारे पास CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, प्रेशर वहाँ पे कम है, पार्शियल प्रेशर कम है CO2 का, और लेकिन हमारे पास जो CO2 डिजॉल्व है लिक्विड के अंदर उसको तो हाई प्रेशर पर डिजॉल्व हो रखी है, तो इसीलिए वो सारे CO2 एस्केप आउट हो जाती है लिक्विड में से, ठीक है, और हमारे सराउंडिंग में चल जाती है। और ये एस्केप आउट तब तक होती रहती है जब तक कि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होता डिजॉल्व CO2 और एटमॉस्फेरिक CO2 के अंदर, ठीक है। जब ये इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाएगा दोनों के बीच में, तब उसका अनडिजॉल्वेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल रेस्पिरेशन का भी होता है या ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड का भी होता है। हम जो ब्लड इनहेल करते हैं हमारे एल्वेलाइज के अंदर
सॉरी आई एम सॉरी, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे एल्वोलाइज के अंदर जाता है, ठीक है। वहाँ पे हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही होती हैं, वहाँ पे हमारे डिफ्यूजन होता है, वहाँ पे भी हमारा O2 जो है वो हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। और वो होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास एल्वोलाइज के अंदर हाई प्रेशर के से हमारे पास ऑक्सीजन होता है, और हमारे पास जो ब्लड आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर लो प्रेशर पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वहाँ पे ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है, तो उसका प्रेशर बहुत लो होता है, तो इसीलिए हमारे पास डिफ्यूजन हो जाता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। और हमारे पास ऑक्सीजन जो है सारा डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड in that blood is directly proportional to the partial pressure of that oxygen present in the alveoli, ठीक है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल है। सिमिलर केस हमारे पास CO2 का भी होता है, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 होता है वो हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है, ठीक है। तो और वो डायरेक्ट डिजॉल्व हो रखा होता है, हाई प्रेशर पे होता है, ठीक है। तो और क्योंकि हम एल्वेलाइज के अंदर कम प्रेशर पे CO2 नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सारा CO2 जो है वो हमारा डिफ्यूज बैक हो जाता है एल्वेलाइज के अंदर, हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल द प्रोसेसेस वेयर हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेनरी लॉ, वही दो तीन फैक्टर्स हैं, किस टाइप की गैस ऑफ गैस, किस टाइप की गैस किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, और टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। दीज आर द सॉलिबिलिटी प्रेशर कर्व्स फॉर हेनरी लॉ ऑफ सर्टेन गैसेस, ठीक है। हीलियम के लिए ये होता है, हमारे पास स्लोप जो है कम आता है, नाइट्रोजन के लिए स्लोप थोड़ा ज़्यादा आता है, ऑक्सीजन के लिए स्लोप थोड़ा ज़्यादा आता है। तो हम यहाँ से अगर हम किसी एक चीज़ को, अब कभी भी हम कोई भी ग्राफ एनालाइज करते हैं तो हम कोई एक एक्सिस को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम एक पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करें तो हीलियम गैस इज लेस सॉल्युबल, नाइट्रोजन गैस इज मोर सॉल्युबल, एंड ऑक्सीजन गैस इज एक्सट्रीमली सॉल्युबल, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे इस तरीके से हम किसी भी गैस का सॉल्युबिलिटी हम देख सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशन क्या है हेनरीज लॉ की? दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सिस्टम आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तभी इस लॉ को एप्लीकेबल हम मान सकते हैं, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं है तब तो हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये लॉ तब तक ट्रू नहीं है जब तक हाई प्रेशर पे गैस एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस एंड द सॉल्यूशन पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन विद ईच अदर। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है गैस लिक्विड के बीच में तब भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अलावा दो और थोड़े से मतलब इम्पोर्टेंट लॉज कह सकते हैं, ठीक है, जो बेसिक लॉज होते हैं। आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ी रखा होगा अपने 9th-10th के अंदर। आइडियल गैस लॉ, ठीक है, जो कि आइडियल गैस के लिए वैलिड होती है, ठीक है। और वो उसका बहुत ही फेमस एक हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन होता है, दैट इज PV इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज प्रेशर्स, ठीक है, इन किलो पास्कल्स, V इज वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब, N इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इन किलो मोल्स, T इज टेम्परेचर एंड इन केल्विन, एंड R इज द गैस कांस्टेंट, ठीक है, इन मीटर क्यूब केल्विन पास्कल्स पर किलोमोल केल्विन में, ठीक है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे 8.314 मीटर क्यूब किलो पास्कल्स पर किलोमोल केल्विन होती है, ठीक है। तो ये हमारी आइडियल गैस लॉ होती है, और ये हम आइडियल गैस की जहाँ बात हो रही होती है, जहाँ पे हम आइडियल गैस से डील कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम उसकी वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर को निकालने के लिए एक रिलेशनशिप यूज़ करना होता है, तो वहाँ पर हम ये रिलेशनशिप यूज़ करते हैं, ठीक है। डाल्टन्स लॉ बहुत ही फेमस है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा। तो डाल्टन्स लॉ के अंदर क्या होता है? डाल्टन्स लॉ बेसिकली यही कहते हैं कि टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है, प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है। तो वही है कि जितने भी एक मिक्सचर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा उनको ऐड कर देंगे तो उस पूरी मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज जितनी भी बातें करी हैं सारे हमने जितने भी लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम है इनकी बात करी है, ठीक है। और हमने बेसिकली 4 लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब 2 लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम और 2 अदर इंपॉर्टेंट लॉज भी हमने देखे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे लॉज समझ में आ गए होंगे। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट लॉज जो है वो हमारा हेनरी लॉ एंड रॉल्स लॉ है, जिसे हम इक्विलिब्रियम लॉज भी कहते हैं। अब आता है हमारा फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल, I like our video, do subscribe our channel, ठीक है, press the bell icon, share with your friends and don't forget to comment. Thank you very much.